हेलो स्टूडेंट्स, आज के वीडियो में हम 24 जनवरी के शिफ्ट 2 के जेई मेंस के केमिस्ट्री सेक्शन को डिस्कस करेंगे। कल हमने शिफ्ट 1 का पेपर डिस्कस किया था। तो देखिए, सबसे पहले देखते हैं क्या डिस्ट्रीब्यूशन था क्वेश्चन का। तो इस पेपर में क्लास 12 का वेटेज है 56% और क्लास 11th का है 44%। मतलब फिर से 12th का वेटेज ज़्यादा है 11 से। मतलब फिर से वही चीज़ बोलेंगे आपको कि अगर आपका क्लास 11 थोड़ा वीक रह गया है तो उतना टेंशन नहीं लेना है। क्लास 12th में अगर आप अच्छे से मेहनत कर लोगे तो भी आपका जेईई मेंस में अच्छा स्कोर हो सकता है। फिर देखते हैं डिस्ट्रीब्यूशन क्या है केमिस्ट्री सेक्शन में। फिजिकल, ऑर्गेनिक, इनऑर्गेनिक का तो फिजिकल का 36% है, ऑर्गेनिक का 30% है, इनऑर्गेनिक का 34% है। तो आप देख सकते हो कि इनऑर्गेनिक का वेटेज फिर इस पेपर में भी बहुत अच्छा है। मतलब 34%, 10 क्वेश्चन है। तो ध्यान रखिएगा इस चीज़ को, इनऑर्गेनिक को नेग्लेक्ट नहीं करना है। बहुत बच्चे फिजिकल ऑर्गेनिक पे फोकस करते हैं, इनऑर्गेनिक पे फोकस नहीं करते हैं, जिसके चलते उनका जेईई मेंस में ओवरऑल परसेंटाइल कम हो जाता है। अच्छा, एक और चीज़ इस शिफ्ट से रिलेटेड हम आपको बता रहे हैं। ये शिफ्ट केमिस्ट्री में सबसे टफेस्ट था। टफेस्ट इन द सेंस की सबसे लो स्कोरिंग था। इस शिफ्ट में 99 परसेंटाइल केमिस्ट्री में 46 मार्क्स पे आ गया था। ये सबसे टफेस्ट शिफ्ट था इन केमिस्ट्री सेक्शन अकॉर्डिंग टू स्कोरिंग। मतलब इसमें 46 मार्क्स पे ही बच्चों के केमिस्ट्री में 99 परसेंटाइल आ गया था। मतलब ये बच्चे को ये पेपर काफ़ी टफ लगा था। हम आगे देखेंगे कि एक्चुअली पेपर टफ था कि चूंकि फर्स्ट डे था इसलिए बच्चे में नर्वसनेस के चलते बच्चों ने गलती ज़्यादा किया। अच्छा, ओवरऑल का बात करें, ओवरऑल 99 परसेंटाइल 163 पे गया है। तो 163 पे गया है तो आपको याद होगा कल बताए थे 99 परसेंटाइल 166 पे गया था। तो 166 पे गया या 163 गया, जबकि केमिस्ट्री का पेपर टफ हो गया, यानी कि फिजिक्स और मैथ्स का पेपर का थोड़ा स्टैंडर्ड थोड़ा इजी हो गया होगा, इजी टू मॉडरेट हो गया होगा। ऑब्वियस एक सेक्शन टफ करेगा तो दूसरे सेक्शन को थोड़ा इजी कर देता है। ठीक है, तो हम एक एक करके क्वेश्चन पे आते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है डी एंड एफ ब्लॉक का। इसमें पूछ रहा है 4 आयंस दिया है, कौन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। तो एफ ब्लॉक में आप लैंथेनाइड्स में पढ़ोगे, एनसीईआरटी में साफ साफ मेंशन्ड है कि +3 मोस्ट कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट है। तो +3 मोस्ट कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट का मतलब क्या है कि +4 ऑक्सीडेशन स्टेट में अगर कोई आयन होगा तो रेडली इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट कर लेगा। ध्यान रखना, एफ लैंथेनॉइड्स का +3 ऑक्सीडेशन स्टेट जनरली ज्यादा स्टेबल होता है। तो +4 ऑक्सीडेशन स्टेट में इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट कर लेगा तो +3 में कन्वर्ट हो जाएगा। और आप पढ़े हो कि जो आयन या मॉलिक्यूल इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करता है वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है। तो सी और डी कौन सा ऑप्शन है? फोर्थ। इजी क्वेश्चन था, इतना तो पता होना चाहिए कि लैंथेनॉइड्स का मोस्ट कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट +3 है। अगर आपको ये भी नहीं पता है इसका मतलब आप एनसीईआरटी नहीं पढ़ा है। इजी क्वेश्चन था ये। नेक्स्ट क्वेश्चन है अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन इन हाईएस्ट ऑक्यूपाइड मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल ऑफ फॉलोइंग स्पीसीज। एक चीज ध्यान रखिएगा, यहां पूछ रहा है नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन और 4 मॉलिक्यूल आयन दे दिया है। अब आप हर एक का इंडिविजुअली करोगे तो बहुत टाइम वेस्ट होगा आपका। तो 2 चीज याद रखना। एक चीज याद रखना कि नाइट्रोजन मॉलिक्यूल है ना, वो डायमैग्नेटिक होता है। तो नाइट्रोजन मॉलिक्यूल डायमैग्नेटिक होता है और ऑक्सीजन पैरामैग्नेटिक, ये ध्यान रखना। नाइट्रोजन होता है डायमैग्नेटिक और ऑक्सीजन होता है पैरामैग्नेटिक। तो जब नाइट्रोजन डायमैग्नेटिक है तो कोई अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होगा ही नहीं, 0 होगा। तो देखते हैं नाइट्रोजन में 0 किस में है। तो सेकंड और फोर्थ तो गलत हो गया। अच्छा, ऑक्सीजन देखें, ये है ऑक्सीजन, एक में दिया है 2। अरे ऐसे ही खत्म हो गया क्वेश्चन। ये क्वेश्चन ऐसे ही खत्म हो गया। मतलब आप ध्यान रखना, ये आपके एनसीईआरटी में साफ साफ दिया हुआ है कि एमओटी से ही पता चला था कि ऑक्सीजन पैरामैग्नेटिक होता है। तो ध्यान रखना, ऑक्सीजन पैरामैग्नेटिक है तो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन तो होगा ही। अब फर्स्ट थर्ड में देख लो, नाइट्रोजन डाया है तो 0 0 होगा, लेकिन ऑक्सीजन पैरा है तो 0 तो हो नहीं सकता। तो 3 गलत है, 1 सही है ना। बाकी कहो एक करके दिखा देते हैं आपको हम एमओटी से, लेकिन क्वेश्चन तो ऐसे ही सॉल्व हो गया। तो इस चीज को आप याद रखना ट्रिक, नाइट्रोजन डायमैग्नेटिक है, ऑक्सीजन पैरामैग्नेटिक है, ये बात आपको पता होना चाहिए। चलिए ऑक्सीजन करके दिखा देते हैं। सिग्मा 1s2, सिग्मा स्टार 1s2, सिग्मा 2s2, ये आपको सीक्वेंस पता होना चाहिए एमओटी का। सिग्मा स्टार 2s2, सिग्मा
2px मान लेते हैं हम, है ना, सिग्मा 2px2 पाई 2px, अच्छा यह x है तो यहां y मान लेते हैं 1 1 2 2 और फिर पाई स्टार में चल जाएंगे, पाई स्टार 2py इक्वल टू पाई स्टार 2pz। तो अभी तक कितने इलेक्ट्रॉन हो गए, काउंट कर लो, 2 2 4 2 6 2 8 2 10 2 12 2 14 16 है, तो एक एक जाएंगे हुन्स रूल से, ठीक है ना। तो एक एक है ना, वही 2 अनपेयर्ड रह गया, तो वैसे ही पता चल गया है ना। ऑप्शन एक्चुअली थोड़ा ऐसे सेट किया कि बच्चे बिना सॉल्व किए हुए कर सकता था। फिर से बोल रहे हैं, ये पॉइंट जरूर याद रखना, नाइट्रोजन डायमैग्नेटिक होता है, ऑक्सीजन पैरामैग्नेटिक होता है। एनसीईआरटी में साफ साफ मेंशन्ड है। जिसको ये बात पता होता है ये ऐसे ही क्वेश्चन करते कि बिना सॉल्व किए हुए हम, बिना इसको किए हुए हम सॉल्व कर दिए थे, लेकिन आपके लिए एक बता भी दिए हम, ठीक है। तो इसको भी हम इजी क्वेश्चन कहेंगे, अगर आप अच्छे से पढ़े हो तो इजी क्वेश्चन है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्रिस्टल फील्ड थ्योरी यानी कि कोऑर्डिनेशन कंपाउंड क्या है। विच ऑफ द फॉलोइंग कैन नॉट बी एक्सप्लेन बाय क्रिस्टल फील्ड थ्योरी। द ऑर्डर ऑफ स्पेक्ट्रोकेमिकल, बिल्कुल सही है, इसको एक्सप्लेन नहीं कर सकता, ये लिमिटेशन है क्रिस्टल फील्ड थ्योरी का। आपको पता होगा क्रिस्टल फील्ड थ्योरी ये एज्यूम करता है कि मेटल आयन और लाइगेंड के बीच इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है ना। लेकिन आप ये भी पढ़े होंगे कि स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में कार्बन मोनोऑक्साइड स्ट्रॉन्गेस्ट लाइगेंड होता है, या पढ़े हो, ड्यू टू सिनर्जिक बॉन्डिंग। एनसीईआरटी मेंशन्ड है सिनर्जिक बॉन्डिंग, तो सीओ स्ट्रॉन्गेस्ट लाइगेंड है, लेकिन ये न्यूट्रल मॉलिक्यूल है, तो इसको क्रिस्टल फील्ड थ्योरी एक्सप्लेन नहीं कर पाया था, तो फर्स्ट हो जाएगा आंसर। कैन नॉट बी एक्सप्लेन है तो फर्स्ट हो जाएगा आंसर, तो दिया भी हुआ है एनसीईआरटी में, ये इजी क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्या दिया देखे, डिकम्पोजिशन ऑफ गैस AB3 दिया हुआ है, ही ऑब्टेन्ड द फॉलोइंग डेटा। अच्छा, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, और क्या दिया, हाफ लाइफ। एक रिलेशन आप याद रखना, इंपॉर्टेंट है, हाफ लाइफ और इनिशियल कंसंट्रेशन में टी हाफ इज प्रोपोर्शनल टू होता है इनिशियल कंसंट्रेशन का पावर 1-n। यह पॉइंट आप ध्यान रखना, टी हाफ होता है प्रोपोर्शनल टू इनिशियल कंसंट्रेशन टू द पावर 1-n। और अगर यहां पे गैस है तो प्रेशर ले लेंगे, तो लिख देंगे टी हाफ इज प्रोपोर्शनल टू इनिशियल प्रेशर, है ना, टू द पावर 1-n। तो अब आप देखो, यहां आप देख रहे हो कि जैसे जैसे प्रेशर डबल हो रहा है, हाफ लाइफ 1/2 टाइम्स, प्रेशर डबल किए हाफ लाइफ 1/2 हो गया, प्रेशर मान लो डबल किए हाफ लाइफ 1/2 हो गया, मतलब इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। क्या है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल। जो टी हाफ है वो प्रेशर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, तो आप ऐसे ही ऑब्जर्व कर सकते हो, है ना, डबल किए हाफ हो गया, डबल किए हाफ हो गया, तो इसको लिख सकते हो आप टी हाफ इज प्रोपोर्शनल टू पी का पावर -1, पी का पावर -1 आ गया। अब यहां 1 - n इक्वेट कर दो, n2 आ गया, ठीक है। तो बट इस क्वेश्चन में इसको मॉडरेट कहेंगे क्योंकि बहुत लोगों को रिलेशन पता नहीं होता, ये रिलेशन याद रखिएगा हाफ लाइफ और कंसंट्रेशन में। तो हाफ लाइफ और कंसंट्रेशन में क्या होता है रिलेशन, टी हाफ इज प्रोपोर्शनल टू कंसंट्रेशन का पावर 1 - n। ये मॉडरेट क्वेश्चन था केमिकल काइनेटिक्स का। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ रहा है कि number of s electrons present in an ion with 55 proton in its unipositive state। तो 55 प्रोटॉन है, यानी कि एटॉमिक नंबर 55 है। एटॉमिक नंबर 55 किसका होता है, चेक कर लो, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम। सीजियम का होता है 55 एटॉमिक नंबर, चेक कर सकते, 3 11 19 37 55। और पूछ रहा यूनिपॉजिटिव स्टेट में, तो यूनिपॉजिटिव स्टेट का मतलब सीजियम प्लस का बात कर रहे हैं। अब देखिए, लिथियम पढ़े हो आप, सेकंड पीरियड में होता है, सेकंड पीरियड यानी कि 2s 3s 4s 5s, है ना। 6s तो होगा ही नहीं, 6s इसलिए होगा, सीजियम प्लस का बात कर रहा है। CS प्लस तो नोबल गैस हो गया, है ना, ये नोबल गैस है। कौन सा होगा देख लो, हीलियम, नियोन, आर्गन, क्रिप्टन, जेनन, आर्गन, क्रिप्टन, जेनन, है ना।
तो जेनन हो जाएगा। एक ऊपर है ना, ऊपर होगा ना, ऊपर होगा जेनन हो जाएगा। तो जेनन आपको होता है 5th पीरियड में। 5th पीरियड में होगा हीलियम, नियोन, आर्गन, क्रिप्टन, जेनन। हाँ, जेनन होगा 5th पीरियड में। तो 5th पीरियड में की 5s ऑर्बिटल तक 1s, 2s, 3s, 4s, 5s। 6s का बात नहीं करेंगे। क्यों नहीं करेंगे? क्योंकि 6s का मतलब 6 पीरियड है। 6 पीरियड से तो है ही नहीं, क्योंकि सीजियम प्लस का बात कर रहा है। सीजियम प्लस का मतलब हम चले गए जेनन के पास। जेनन के पास यानी कि 5th पीरियड। 5th पीरियड में 5s ऑर्बिटल तक फील्ड होगा, तो 2, तो 4, तो 6, 2 8 और 2 10। सब में हर एक और इस ऑर्बिटल में मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन होता है, तो सब में 2-2 इलेक्ट्रॉन डाल दो, 2 5 10 हो जाएगा। इजी क्वेश्चन था, इजी क्वेश्चन था ये। अगर आपको ये पता होता कि 55 एटॉमिक नंबर सीजियम का होता है, हाँ ये नहीं पता होता तो फिर आपके लिए डिफिकल्ट क्वेश्चन हो सकता था ये। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इनमें से कौन से रिएक्शन में H2O2 एक्ट्स एज रिड्यूसिंग एजेंट। H2O2 रिड्यूसिंग एजेंट है। तो देख लो, एक चीज याद रखना, जब H2O2 रिड्यूसिंग एजेंट की तरह होता है तो जनरली वो ऑक्सीजन में कन्वर्ट हो जाता है। एसिडिक मीडियम बात करें तो H2O2 एसिडिक मीडियम में ऑक्सीजन गैस में कन्वर्ट हो जाता है। अब देखिए कौन से ऑप्शन में ऑक्सीजन गैस है? थर्ड ऑप्शन में। थर्ड ऑप्शन में ऑक्सीजन गैस है। चलो ऑक्सीडेशन स्टेट से चेक कर लेते हैं। क्लोरीन +1 है, यहाँ क्लोरीन -1 है, तो ऑब्वियस HOCl का रिडक्शन हुआ। तो HOCl का रिडक्शन हुआ मतलब H2O2 रिड्यूसिंग एजेंट है। ये तो ऑब्वियस है, वही तो रिड्यूसिंग एजेंट होता है जो दूसरों को रिड्यूस कर देता है। तो HOCl में क्लोरीन +1 ऑक्सीडेशन स्टेट में है, क्लोराइड में -1 है, तो +1 से -1 में आ गया तो रिड्यूस हो गया। थर्ड होगा आंसर। मतलब बहुत डिफिकल्ट क्वेश्चन नहीं था, इसको अभी हम इजी बोलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है मेटलर्जी से रिलेटेड है। द मेटल विच इज एक्सट्रैक्टेड बाय ऑक्सीडेशन एंड सब्सिक्वेंट रिडक्शन फ्रॉम इट्स ओरिस। ध्यान रखिएगा, अगर आप एनसीईआरटी में मेटलर्जी पढ़े हो तो लीचिंग प्रोसेस दिया है, तो इसका आंसर होगा सिल्वर या गोल्ड। सिल्वर है ऑप्शन? हाँ, सिल्वर ऑप्शन है। गोल्ड होता तो गोल्ड भी हो सकता था। अब याद होगा लीचिंग प्रोसेस का रिएक्शन ही बता देते हैं आपको। लीचिंग प्रोसेस में क्या होता है? सिल्वर को ट्रीट करते हैं सोडियम साइनाइड से, ऑक्सीजन से, वाटर के प्रेजेंस में, तो कॉम्प्लेक्स बनता है ये AgCN2-। और इस यहाँ पर ऑक्सीजन है तो ऑक्सीडेशन हो गया। फिर इसको जिंक मेटल से रिड्यूस कर देते हैं तो सिल्वर मेटल मिल जाता है। जिंक रिड्यूसिंग एजेंट है, ऑक्सीजन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। O2 इज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट एंड जिंक इज रिड्यूसिंग एजेंट। तो लीचिंग प्रोसेस में फर्स्ट स्टेप ऑक्सीडेशन होता है, सेकंड स्टेप रिडक्शन होता है। तो ध्यान रखिएगा यहाँ पे तो आंसर सिल्वर है, गोल्ड होता तो गोल्ड भी हो सकता था। तो आंसर होगा AG। ये हम मॉडरेट क्वेश्चन करेंगे क्योंकि बहुत लोगों को ये रिएक्शन पता नहीं होता, क्योंकि बच्चे मेटलर्जी चैप्टर को इग्नोर करते हैं। तो ये मॉडरेट क्वेश्चन था क्लास 12th के मेटलर्जी चैप्टर। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्लेमेंसन रिडक्शन और वुल्फ किर्चनर रिडक्शन। मतलब ये एल्डिहाइड कीटोन चैप्टर से है। क्लेमेंसन रिडक्शन का आपको रिएजेंट पता होना चाहिए, जिंक अमलगम प्लस कॉन्क HCl। और वुल्फ किर्चनर रिडक्शन का आपको रिएजेंट पता होना चाहिए, हाइड्रोजन प्लस OH- और फिर हीट करते हैं। अच्छा एक चीज ध्यान रखिएगा, एनसीईआरटी में तो मेंशन नहीं है लेकिन आपको पता होना चाहिए, क्लेमेंसन रिडक्शन तब सुटेबल नहीं होता अगर कंपाउंड में कोई एसिड सेंसिटिव ग्रुप रहा, मतलब जो HCl से रिएक्ट कर जाए। तो याद रखना जो CONH2 है वो HCl के साथ हाइड्रोलाइज होकर दे देगा कार्बोक्सिलिक एसिड, हाइड्रोलाइज हो जाएगा और कीटोन तो रिड्यूस हो ही जाएगा। तो ये तो सही है। इसमें नया बात यही था कि CONH2 एक एसिड सेंसिटिव ग्रुप है, वो हाइड्रोलाइज हो जाएगा। दूसरा देखें इसका वुल्फ, नहीं ये गलत है। क्यों गलत है बताते हैं, क्योंकि हैलोजन है ना और बेस के साथ हीट कर दिए, बेस के साथ हीट कर दोगे ना तो डीहाइड्रोहाइलोजिनेशन हो जाएगा, यहां Cl नहीं रहेगा, ये Cl भूल जाओ, यहां डबल बॉन्ड आ जाएगा। क्या आ जाएगा? डबल बॉन्ड। तो इसको ध्यान रखना, ये इंपॉर्टेंट है कि अगर वुल्फ किर्चनर रिडक्शन में कंपाउंड में बेस सेंसिटिव ग्रुप है तो वुल्फ किर्चनर रिडक्शन उतना सुटेबल नहीं होता।
तो हेलोजन है ना, हेलोजन ग्रुप आपको पता है डिहाइड्रो हेलोजन जा सकता है और OH माइनस के साथ हीट कर दिए हैं तो यहाँ एल्कीन बन सकता है। तो स्टेटमेंट 2 गलत है, स्टेटमेंट 2 गलत है, तो फिर स्टेटमेंट 1 इज राइट, स्टेटमेंट 3 होगा। ठीक है ना। तो इस क्वेश्चन से आपको यही नॉलेज मिल रहा है कि क्लेमेंसन रिडक्शन हम तब यूज नहीं करते जब कंपाउंड में एसिड सेंसिटिव ग्रुप हो, मतलब जो कंपाउंड है HCl से रिएक्ट कर सकता हो, और वुल्फ-किस्टर रिडक्शन हम तब यूज नहीं करेंगे जब कंपाउंड में बेस सेंसिटिव ग्रुप हो, मतलब OH माइनस से रिएक्ट कर सकता है। मॉडरेट क्वेश्चन हम कहेंगे, मॉडरेट इसलिए क्योंकि एनसीईआरटी में नहीं देता ये पॉइंट। नेक्स्ट क्वेश्चन है बेरिलियम मेंशन कर रहा है लेस, तो ये एस ब्लॉक का क्वेश्चन है, क्लास 11th एस ब्लॉक। बेरिलियम हैज लेस नेगेटिव वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रो रिडक्शन पोटेंशियल कंपेयर टू अदर अल्कलाइन अर्थ मेटल। बेरिलियम हैज लार्ज हाइड्रेशन एनर्जी ड्यू टू स्मॉल साइज बट रिलेटिवली लार्ज। बिल्कुल सही है, दोनों सही है, करेक्ट एक्सप्लेनेशन है। याद रखिएगा बेरिलियम का जो रिडक्शन पोटेंशियल है उसका वैल्यू कम नेगेटिव होता है। रीजन ये है क्योंकि उसका इंथैल्पी ऑफ एटोमाइजेशन काफी हाई होता है, ये एनसीईआरटी मेंशन्ड है ना। बेरिलियम का ड्यू टू स्मॉल साइज उसका इंथैल्पी ऑफ एटोमाइजेशन काफी ज्यादा होता है, जिसके चलते उसका रिडक्शन पोटेंशियल कम नेगेटिव होता है। तो असर्शन रीजन इज करेक्ट एंड करेक्ट एक्सप्लेनेशन सेकंड हो जाएगा। ये एनसीईआरटी से डायरेक्ट दिया है, उसमें दिया है कि आयोनाइजेशन एनर्जी या इलेक्ट्रोड पोटेंशियल कौन कौन से फैक्टर पे डिपेंड करता है, तो उसमें दिया था आपको इंथैल्पी ऑफ एटोमाइजेशन के बारे में। ये मॉडरेट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ से। देखिए इस चैप्टर से एक क्वेश्चन तो आता ही है, तो इसको इग्नोर नहीं कीजिएगा। फिर से बोल रहे हैं इस चैप्टर का 2 रीडिंग लगाना बहुत जरूरी है, क्योंकि एक क्वेश्चन तो आता ही है। देखते हैं क्या क्वेश्चन है। अच्छा, टाइप्स ऑफ ड्रग है और उसके एग्जाम्पल है। ए एंटी फर्टिलिटी सही है, एनसीईआरटी में दिया है, देखो साफ साफ दिया, आप आराम से कर सकते हो। ट्रैंक्विलाइजर सही है, सही है, सही है। तो ए का 1, बी का 2, सी का 3, डी का 4, कौन सा ऑप्शन है? 4th ऑप्शन है। ये डायरेक्ट क्वेश्चन था एनसीईआरटी से। फिर से बोल रहे हैं केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ चैप्टर को इग्नोर मत कीजिए, उससे एक क्वेश्चन आता ही आता है। इजी क्वेश्चन था, इसको हम इजी कहेंगे अगर आप पढ़े हो, डिफिकल्ट कहेंगे अगर आप नहीं पढ़े हो। आप पे अगर आपने इस चैप्टर पढ़ चुके हो तो ये इजी क्वेश्चन है, नहीं पढ़े हो तो फिर डिफिकल्ट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? बेंजीन के बारे में बात कर रहा है। रेजोनेंस इनकी जीओसी का है, जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का। क्या है? बेंजीन इज मोर स्टेबल देन हाइपोथेटियल। बिल्कुल सही है, क्योंकि बेंजीन में रेजोनेंस होता है और इसका रेजोनेंस एनर्जी ज्यादा होता है, जिसके वजह से स्टेबल होता है। दूसरा, द डीलोकलाइज्ड पाई इलेक्ट्रॉन क्लाउड इज अट्रैक्टेड मोर न्यूक्लियाई ऑफ कार्बन एटम्स इन द लाइट। हाँ सही है, रेजोनेंस मेन रीजन इसका रेजोनेंस है। रेजोनेंस के चलते बेंजीन साइक्लोहेक्साट्राइन से ज्यादा स्टेबल होता है, रेजोनेंस एनर्जी इसका ज्यादा होता है। तो आंसर क्या होगा? बोथ करेक्ट एक्सप्लेनेशन, बिल्कुल सही। एंड आर करेक्ट है और आर करेक्ट एक्सप्लेनेशन है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये क्वेश्चन है आपको इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री से कंडक्टोमेट्रिक टाइट्रेशन का। ध्यान रखिएगा ये टॉपिक एनसीईआरटी मेंशन नहीं है, मतलब इसको तो हम डिफिकल्ट बोलेंगे। डिफिकल्ट इसलिए क्योंकि ये क्वेश्चन वही बच्चा कर सकेगा जो एडवांस का प्रिपरेशन किया है, एनसीईआरटी में टॉपिक मेंशन नहीं है, तो ये तो डिफिकल्ट क्वेश्चन हो गया। चलिए बताते हैं क्या। तो बेंजोइक एसिड में हम सोडियम हाइड्रोक्साइड डाल रहे हैं, तो कंडक्टिविटी ग्राफ पूछ रहा है कौन सा सही है। एक चीज ध्यान रखिएगा, इनिशियली सॉल्यूशन में बेंजोइक एसिड ब्रेक थोड़ा सा आयनाइज रहेगा, बेंजोएट आयन और H+ में। और ये पॉइंट आप ध्यान रखिएगा, H+ का कंडक्टिविटी बहुत ज्यादा होता है, ये पॉइंट दिमाग में बैठा लीजिए। H+ आयन का कंडक्टिविटी बहुत ज्यादा है, तो इनिशियली आप बेस डालोगे तो H+ कंज्यूम करेगा, OH NaOH डालोगे तो H+ को रिड्यूस करेगा, तो रिड्यूस करेगा तो कंडक्टिविटी थोड़ा सा घटेगा। कौन से ऑप्शन में? हाँ सेकंड ऑप्शन, इनिशियली थोड़ा सा घटा। फिर क्या हुआ? ऑब्वियस है, आपको पता है बेंजोइक एसिड एक वीक एसिड है, तो जैसे जैसे बेस डालोगे ये आयोनाइज ज्यादा होगा। जब ज्यादा आयोनाइज होगा तो ऑब्वियस नंबर ऑफ आयंस बढ़ेंगे, तो कंडक्टिविटी और बढ़ेगा। अब बढ़ना शुरू करेगा, बढ़ना इसलिए शुरू करेगा क्योंकि बेंजोइक एसिड एक वीक एसिड था जो कि बेस के प्रेजेंस में आयोनाइज ज्यादा होना शुरू हो जाएगा, तो फिर बढ़ेगा।
अब क्या होगा, जब सोडियम हाइड्रोक्साइड आप डालते जाओगे तो एक ऐसा पॉइंट आएगा जब बेंजोइक एसिड कंप्लीटली यूज हो गया, ये पूरा कंज्यूम हो जाएगा, तो अब जो बढ़ेगा कंडक्टिविटी वो सिर्फ सोडियम हाइड्रोक्साइड के चलते बढ़ेगा। और आपको पता है सोडियम हाइड्रोक्साइड एक स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है, तो उसको डालोगे तो कंडक्टिविटी और तेजी से बढ़ेगा, तो हो जाएगा 2। मतलब इसमें जिसको बस इतना पता होगा कि H प्लस का कंडक्टिविटी बहुत ज़्यादा है और H प्लस इनिशियली कंज्यूम होगा तो कंडक्टिविटी घटेगा, वो तुरंत बता देगा कि आंसर 2 होगा। लास्ट में फिर से बता रहे इसलिए बढ़ रहा है क्योंकि बेंजोइक एसिड कंज्यूम हो चुका है और तुम स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट डाल रहे हो NaOH, तो आयंस का क्वांटिटी बढ़ रहा है तो कंडक्टिविटी तेजी से बढ़ेगा, क्योंकि NaOH इज अ स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट, स्ट्रॉन्ग बेस है तो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट, तो आंसर होगा 2। ये डिफिकल्ट क्वेश्चन है क्योंकि एनसीईआरटी में इस टॉपिक का मेंशन नहीं है, ये वही बच्चे इस क्वेश्चन कर सके होंगे जो एडवांस से प्रिपरेशन करते हैं। नेक्स्ट है रिएक्शन दिया है आपको अल्कीन का। अच्छा, ये है हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन, एनसीईआरटी मेंशन्ड है। तो हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन होता है एंटी मार्कोनिक एडिशन ऑफ वाटर, ये तो आपको पता होगा। हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन इज एंटी मार्कोनिक एडिशन ऑफ वाटर। मतलब क्या है, लेफ्ट साइड आपको लेफ्ट साइड H हो जाएगा, इस साइड OH हो जाएगा, मतलब CH2OH। CH2OH किसमें है, CH2OH है B में और CH2OH मतलब सेकंड ऑप्शन में है और फोर्थ ऑप्शन में है। फिर देखें ये है ऑक्सीमर्क्यू, अच्छा सॉरी B, अच्छा ये A था, A में CH2OH है, A में CH2OH, तो A में CH2, हाँ इसको एक मिनट, A था ना ये, तो A में CH2OH है ना, क्योंकि हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन एंटी मार्कोनिकोफ है, तो लेफ्ट साइड H होगा, इस साइड H होगा, इस साइड OH होगा। तो CH2OH किसमें है, A में देखते हैं, एक इसमें है और एक इसमें है। अच्छा B में क्या है, ऑक्सीमर्क्यूरेशन डीमर्क्यूरेशन, ये होता है मार्कोनिकोफ एडिशन ऑफ वाटर। तो मार्कोनिकोफ एडिशन का मतलब है इस साइड H और इस साइड OH किसमें है, इसमें है, B में है, मतलब इसमें फर्स्ट होगा आंसर। इजी क्वेश्चन था ये, बस आपको ये पता होना चाहिए था कि हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन होता है एंटी मार्कोनिकोफ एडिशन ऑफ वाटर और ऑक्सीमर्क्यूरेशन डीमर्क्यूरेशन होता है मार्कोनिकोफ एडिशन ऑफ वाटर। और दोनों में खास बात क्या है, कार्बोकटाइन नहीं बनता तो रीअरेंजमेंट नहीं होता। फिर से सुन लो, दोनों रिएक्शन में खास बात है इंटरमीडिएट कार्बोकटाइन नहीं है तो रीअरेंजमेंट नहीं होगा। फिर से चेक कर लेते हैं एक बार, B में ये CH2 है, HOH सही है, A में HOH सही है, ठीक है, फर्स्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, करेक्ट स्टेटमेंट इज, ये इन्वायरमेंटल केमिस्ट्री क्वेश्चन है। फिर से बता रहे हैं केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ और इन्वायरमेंटल केमिस्ट्री, ये दो ऐसे चैप्टर हैं जो बच्चे इग्नोर करते हैं और इनसे एक क्वेश्चन आता ही है। तो देखते हैं ये क्वेश्चन क्या है। एन एवरेज ह्यूमन बीइंग कंज्यूम्स, गलत है, एयर भाई अब 24 आवर्स लेते हो, फूड तो दिन में 3 से 4 बार लेते हो। एन एवरेज ह्यूमन बीइंग कंज्यूम्स, बिल्कुल सही है। अगर आप इन्वायरमेंटल केमिस्ट्री में एयर पॉल्यूशन टॉपिक को पढ़ोगे तो इसी से स्टार्ट किया है, ध्यान रखना, ये डायरेक्ट क्वेश्चन है एनसीईआरटी से, वहां मेंशन है 12 to 15 टाइम्स या 10 to 15 टाइम्स, समझ में आया। तो इन्वायरमेंटल केमिस्ट्री से डायरेक्ट क्वेश्चन है और बहुत बेसिक इजी क्वेश्चन है, कॉमन सेंस वाला क्वेश्चन है, इसलिए हम बोल रहे हैं एनसीईआरटी में ये दो चैप्टर इग्नोर मत कीजिए, इन्वायरमेंटल केमिस्ट्री और केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ। हर मेजॉरिटी ऑफ स्टूडेंट्स ये दो चैप्टर इग्नोर करते हैं और इनसे दो क्वेश्चन जरूर आते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं, इसको हम कहेंगे मॉडरेट क्वेश्चन। मॉडरेट इसलिए क्योंकि जनरली बच्चे ये चैप्टर पढ़ते नहीं हैं और इसलिए ये क्वेश्चन उनको मॉडरेट लगेगा। ये है क्वेश्चन इजी, कॉमन सेंस वाला क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। प्योर एनिलीन एंड अदर एराइल अमाइंस आर यूजुअली कलरलेस, सही है, एनसीईआरटी मेंशन्ड है। एराइल अमाइंस गेट्स कलर्ड ऑन स्टोरेज ड्यू टू एटमॉस्फेयर, गलत है भाई, ऑक्सीडेशन होगा, ऑक्सीडेशन होता है भाई, बेंजोक्विनोन बनता है, ऑक्सीडेशन होगा, रिडक्शन नहीं होता। एयर है ना भाई, O2 ऑक्सीडाइज कर देगा, ठीक है ना, एटमॉस्फेरिक ऑक्सीडेशन, रिडक्शन नहीं। तो 2 फॉल्स है, 2 इनकरेक्ट है, स्टेटमेंट 1 करेक्ट है, 3
स्टेटमेंट 1 इज करेक्ट, स्टेटमेंट 2 इज इनकरेक्ट। ध्यान रखिएगा एनसीईआरटी में दिया है फिनॉल के बारे में, फिनॉल ऑक्सीडाइज होता है, उसी तरह से एनिलीन भी ऑक्सीडाइज होता है। बोथ फिनॉल एंड एनिलीन गेट्स ऑक्सीडाइज्ड ड्यू टू एटमॉस्फेरिक ऑक्सीडेशन। ठीक है, ये हम कहेंगे इसको इजी क्वेश्चन। एनसीईआरटी पढ़ते हो तो, नहीं पढ़ते तो मॉडरेट क्वेश्चन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, तीन कंपाउंड दिया है, इनमें से कौन सा डीप्रोटोनेशन सबसे इजीली जाता है बेसिक मीडियम में। ये आपको जीओसी का भी क्वेश्चन हो सकता है, एल्डिहाइड कीटोन का भी क्वेश्चन हो सकता है। जीओसी में टॉटोमेरिज्म टॉपिक में भी ये टॉपिक क्वेश्चन पढ़ाते हैं। तो देखिए क्या है, एक चीज ध्यान रखिएगा आप, जो ओएमई है उसमें ऑक्सीजन के पास लोन पेयर होता है। तो जब ओएमई में ऑक्सीजन के पास लोन पेयर होता है तो ये कंपाउंड के माइनस आई को पावर को घटा देता है। सीओओएमई याद रखना, सीओएमई एक माइनस आई ग्रुप है, लेकिन ओ के लोन पेयर के चलते इसका माइनस आई पावर घट जाता है। इसमें दोनों साइड से हो जाएगा, तो माइनस आई घट गया, माइनस आई घट गया। ठीक है, लेकिन इसमें क्या है, रेजोनेंस तो हो नहीं रहा है, तो इसमें माइनस आई थोड़ा ज्यादा होता है, और माइनस आई दोनों साइड से है तो वही CH2 एसिडिक हो जाता है। ध्यान रखिएगा CH2 के दोनों साइड माइनस आई ग्रुप है, और माइनस आई घटा नहीं है क्योंकि रेजोनेंस तो हो नहीं रहा है ओएमई के साथ, तो इसका एसिडिक स्ट्रेंथ ज्यादा। अच्छा एक चीज ध्यान रखिएगा, अगर CH2 दोनों साइड माइनस आई से अटैच्ड है तो इसको कहते हैं एक्टिव मिथाइलिन ग्रुप। एक्टिव मिथाइलिन ग्रुप, ये याद रखिएगा कि अगर दोनों साइड से माइनस आई ग्रुप अटैच्ड हो, दोनों साइड से माइनस आई ग्रुप अटैच्ड हो, तो जो CH2 ग्रुप बीच में होता है उसको हम कहते हैं एक्टिव मिथाइलिन ग्रुप, और वो एसिडिक होता है। तो यहां दोनों साइड से ठीक ठाक माइनस आई ग्रुप से अटैच्ड है, इधर तो माइनस आई घट गया ओएमई के रेजोनेंस के चलते, तो आंसर हो जाएगा ए ओनली फर्स्ट। ठीक है, आंसर होगा ए ओनली, ए मोस्ट एसिडिक है क्योंकि दोनों साइड से ठीक ठाक माइनस आई ग्रुप से अटैच्ड है। बाकी दोनों में ओएमई के चलते ओएमई रेजोनेंस कर रहा है तो माइनस आई पावर घट जा रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है वन नेप्थाइलएमीन, पहले स्ट्रक्चर देख लो, पता होना चाहिए नेप्थलीन का, उसमें अमाइन जोड़ दो, दो बेंजीन है नेप्थलीन, और उसमें NH2 जोड़ दो। वन नेप्थलीन है इसलिए वन पोजीशन पे NH2। अच्छा यहाँ एजो कपलिंग रिएक्शन हो जाएगा, आप पढ़े हो अमाइंस चैप्टर में एजो कपलिंग रिएक्शन। तो क्या होगा, NH2 के पैरा पे जुड़ जाएगा बेंजीन और SO3H, और एसिटिक एसिड बन जाएगा। मतलब ये सोचो कि ये ब्रेक हो जाएगा N2+ और एसीटेट आयन में, और इलेक्ट्रोफाइल वन नेप्थाइलएमीन के पैरा पे अटैक कर देगा और एसिटिक एसिड बन जाएगा, और ये होता है ऑरेंज रेड डाई। इसका कलर याद रखना, ऑरेंज, रेडिश ऑरेंज डाई। कौन सा ऑप्शन है, ऑरेंज या रेड? रेड, ऑरेंज तो है नहीं, रेड पे टिक कर दिए। तो ध्यान रखना ये क्वेश्चन भी एनसीईआरटी के बाहर का है, क्योंकि एनसीईआरटी में हमको सिंपल फेनॉल और सिंपल एनिलीन का जो कपलिंग दिया है, इसका नहीं दिया है, तो इसको भी हम डिफिकल्ट कहेंगे क्योंकि एनसीईआरटी में तो मेंशन है नहीं। तो कुछ कुछ क्वेश्चन आप देख रहे हो जेईई मेंस में जो एनसीईआरटी के बाहर से दे रहे हैं वो, जिसी के चलते आप देखोगे इस शिफ्ट का जो ओवरऑल केमिस्ट्री का स्कोरिंग पैटर्न है वो गिर गया है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन था ये जी, मेन बस ये था, और केवल कंपाउंड पूछता तो लोग आंसर कर देते, कलर पूछ रहा है लोगों को कलर पता नहीं होता जनरली। नेक्स्ट, आइडेंटिफाई द करेक्ट स्टेटमेंट्स अबाउट एल्कली मेटल। फिर से इस ब्लॉक से क्वेश्चन है, क्या है, द ऑर्डर ऑफ स्टैंडर्ड रिडक्शन। बिल्कुल सही है, लिथियम का सबसे कम होता है, माइनस सबसे कम होता है, तो सही है। सोडियम, फिर रुबिडियम, फिर एलाई, सही है। दूसरा, सीजियम आयोडाइड इज हाईली, गलत है। एनसीईआरटी में साफ साफ मेंशन है कि लिथियम फ्लोराइड और सीजियम आयोडाइड इनका वाटर में सॉल्युबिलिटी कम होता है। लिथियम कार्बोनेट इज हाईली, नहीं, लो स्टेबल होता है भाई। Li2CO3 तुरंत हीट करके दे देता है Li2O
और CO2 एनसीईआरटी में साफ साफ मेंशन्ड है, ये भी गलत है। तीसरा, पोटेशियम डिजॉल्व्ड इन नहीं, ये गलत है, ये डाइल्यूट होना चाहिए, डाइल्यूट होना चाहिए, तो ये भी गलत है। ऑल द एल्कली मेटल हाइड्राइड्स आर आयनिक सॉलिड, हाँ ये सही है। तो सही क्या क्या है, ए और ई। कौन सा ऑप्शन है, ए और ई? थर्ड सही है। तो इस ब्लॉक का था, इजी क्वेश्चन था, बस इंपॉर्टेंट ये है कि बच्चे अच्छे से पढ़े कि नहीं एनसीईआरटी। जो एनसीईआरटी ढंग से नहीं पढ़ते हैं उनके लिए क्वेश्चन डिफिकल्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया है, हाइब्रिडाइजेशन और मैग्नेटिक बिहेवियर कोबाल्ट NH3 ये एनसीईआरटी का पहला हाइब्रिडाइजेशन का एग्जांपल है। आप देखना एनसीईआरटी में कोऑर्डिनेशन कंपाउंड चैप्टर में आप देखना जो पहला हाइब्रिडाइजेशन एक्सप्लेन किया है इसी कंपाउंड का किया है। तो एक चीज याद रखना, जो अमोनिया है कोबाल्ट 3+ के लिए होता है स्ट्रॉन्ग फील्ड लाइगेंड। अमोनिया है वो कोबाल्ट 3+ के लिए होता है स्ट्रॉन्ग फील्ड लाइगेंड, और कोबाल्ट 3+ हो जाएगा, आप इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन करोगे तो आर्गन 3d6 और ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स है, स्ट्रॉन्ग फील्ड लाइगेंड है, तो आप कर सकते हो Eg T2G से Eg और T2G से। स्ट्रॉन्ग फील्ड लाइगेंड है तो पेयरिंग होगा पहले 1 2 3 D6 से 4 5 6, तो सारे पेयर्ड है तो डायमैग्नेटिक हो जाएगा, और D2sp3 एंड डायमैग्नेटिक थर्ड है। ये एनसीईआरटी का पहला हाइब्रिडाइजेशन है, आप देखना एनसीईआरटी बुक में ये पहला इसको एक्सप्लेन किया है, कोबाल्ट NH3 का हाइब्रिडाइजेशन। तो जो बच्चा एनसीईआरटी पढ़ा होगा उसके लिए बहुत इजी क्वेश्चन है। अच्छा, इसी तरह एक और हम हिंट दे रहे हैं आपको, ये भी एनसीईआरटी में मेंशन्ड है, अच्छा क्वेश्चन है। इसका हाइब्रिडाइजेशन अब हम कमेंट सेक्शन में बताइएगा, ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ये भी हो सकता है अप्रैल स्विफ्ट में आ जाए। तो इसका हाइब्रिडाइजेशन और मैग्नेटिक बिहेवियर हमको बताइएगा, ये अच्छा क्वेश्चन है, आपके लिए हम एक तरह से होमवर्क दे रहे हैं। ये कहोगे मॉडरेट क्वेश्चन है, मॉडरेट इसलिए कि है ना बहुत लोग पढ़ते, एनसीईआरटी में तो दिया है डायरेक्ट, लेकिन बहुत लोग को ध्यान नहीं रहता, मॉडरेट क्वेश्चन है ये। नेक्स्ट, पोटेशियम डाइक्रोमेट पेपर एसिडिफाइड विद डाइल्यूट H2SO4 टर्न्स ग्रीन, ये आपको एनसीईआरटी का डायरेक्ट क्वेश्चन है, पी ब्लॉक में भी कर सकते हो, डी एंड एफ दोनों में कर सकते हो, तो ध्यान रखना पोटेशियम डाइक्रोमेट सल्फर डाइऑक्साइड के साथ एसिडिक मीडियम में क्रोमियम 3+ और सल्फेट आयन देता है, वाटर भी देगा ही, वो तो बैलेंस कर लोगे आप, यहाँ बैलेंसिंग का बात है नहीं। ये कलर होता है ऑरेंज रेड और ये कलर होता है ग्रीन। सल्फर डाइऑक्साइड क्योंकि ये रिड्यूसिंग एजेंट है, क्या है रिड्यूसिंग एजेंट। देखिए सल्फर डाइऑक्साइड बिल्कुल सही है, SO2 दिया है एनसीईआरटी में साफ साफ SO2 गैस के बारे में, तो 2 हो जाएगा। इसको मॉडरेट कहेंगे कि बहुत लोग को रिएक्शन पता होता नहीं है, लेकिन ध्यान रखिएगा पोटेशियम डाइक्रोमेट एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, सल्फर डाइऑक्साइड रिड्यूसिंग एजेंट है, इनके बीच रिडॉक्स रिएक्शन होगा। चलिए इंटीरियर टाइप के क्वेश्चन में हम आ गए हैं, देखते हैं इस क्वेश्चन के बारे में। तो क्वेश्चन है फिजिक्स और यानी कि ये सरफेस केमिस्ट्री क्वेश्चन। तो देख सकते हो एक चीज ध्यान रखना, 3 चैप्टर है जिससे एक क्वेश्चन आना ही हम देख रहे हैं जनरली, एक है सरफेस केमिस्ट्री, एक है इन्वायरमेंटल केमिस्ट्री और एक है केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ, और तीनों थियोरेटिकल चैप्टर है और इजी क्वेश्चन पूछता है। लेकिन बच्चे हैं इन चैप्टर्स को नेग्लेक्ट कर देते हैं क्योंकि उनको लगता है इन चैप्टर में याद करने वाला पोर्शन ज्यादा है। भाई आप 2-3 बार पढ़ोगे अपने आप याद हो जाएगा, तो प्लीज इन चैप्टर्स को इग्नोर मत करना क्योंकि हाईली स्कोरिंग है। तो क्वेश्चन क्या है, इट इज हाईली स्पेसिफिक इन नेचर, बिल्कुल गलत। कोई भी गैस वॉन डेर वाल्स फोर्स से एड्सॉर्ब हो सकता है तो हाईली स्पेसिफिक नहीं है। इंथैल्पी ऑफ एड्सॉर्प्शन इज हाई, गलत है, लो होता है, कोई केमिकल बॉन्ड नहीं बनता कोई। इट डिक्रीजेज विथ इंक्रीज इन टेम्परेचर, बिल्कुल सही है, प्रोसेस एक्सोथर्मिक है तो टेम्परेचर बढ़ाओगे तो घटेगा, बिल्कुल सही है एक्सोथर्मिक प्रोसेस के चलते। इट रिजल्ट्स इनटू, नहीं गलत है, एनसीईआरटी में साफ साफ मेंशन है मल्टी मॉलिक्यूलर लेयर होता है, याद रखना। फिजिक्स ऑप्शन में मल्टी मॉलिक्यूलर लेयर, केमिस्ट ऑप्शन में यूनिमॉलिक्यूलर, तो ये भी गलत है। ई नो एक्टिवेशन, हाँ बिल्कुल सही, कोई बॉन्ड तो बनता नहीं है तो एक्टिवेशन एनर्जी की जरूरत है नहीं, तो कितने करेक्ट होगा 2। इसको हम इजी क्वेश्चन कहेंगे। एनसीईआरटी में आप एड्सॉर्प्शन टॉपिक पढ़ोगे तो 3rd पेज में ही एक टेबल कंपेयर किया है फिजिक्स ऑप्शन केमिस्ट ऑप्शन, उसमें दिया हुआ है।
इजी क्वेश्चन था ये। नेक्स्ट है ये क्वेश्चन किसका है? द नंबर ऑफ स्टेटमेंट्स विच आर करेक्ट विद रिस्पेक्ट टू द कंपटीशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। मतलब ये स्टेट्स ऑफ मैटर का है, एंड्रयूज आइसोथर्म। अब देखोगे स्टेट्स ऑफ मैटर में लिक्विफिकेशन ऑफ गैस टॉपिक देखना, उसमें एंड्रयूज आइसोथर्म है। क्या क्वेश्चन पूछ रहा है? कार्बन डाइऑक्साइड रिमेन्स एज गैस अप टू पॉइंट बी। बिल्कुल सही है, इस पॉइंट तक गैस होता है। एक मिनट, इस पॉइंट तक गैस होता है। मतलब होगा क्या, आप प्रेशर बढ़ाओगे गैस का वॉल्यूम कम होता जाएगा। इस पॉइंट पे लिक्विफिकेशन शुरू हो जाता है और इस पॉइंट पे लिक्विफिकेशन खत्म हो जाता है। बी पे लिक्विफिकेशन स्टार्ट्स, सी पे लिक्विफिकेशन फिनिशेस। बी, लिक्विड कार्बन डाइऑक्साइड अपीयर्स एट पॉइंट सी। बिल्कुल गलत है, इस पॉइंट पे लिक्विफिकेशन स्टार्ट हो जाएगा। तो बी सी पे नहीं अपीयर होगा, बी से ही होना शुरू हो जाएगा। तो गलत, ये सही था, ये गलत है। सी, लिक्विड एंड गैसियस कार्बन डाइऑक्साइड को एग्जिस्ट बिटवीन बी। ये सही है, बिल्कुल बताया ना, बी और सी में इक्विलिब्रियम होता है गैस और लिक्विड फॉर्म में। तो सही है, यहां पर गैस फॉर्म में भी है और लिक्विड फॉर्म में भी है, क्योंकि लिक्विफिकेशन प्रोसेस हो रहा है। डी, हाँ तो सही है। सी, डी, एज द वॉल्यूम डिक्रीजेस फ्रॉम बी टू सी अमाउंट ऑफ लिक्विड डिक्रीजेस नहीं भाई, बढ़ेगा। लिक्विफिकेशन प्रोसेस हो रहा है ना, तो जैसे जैसे आप राइट टू लेफ्ट जा रहे हो लिक्विड का अमाउंट बढ़ते जाएगा। तो ये गलत है, आंसर 2 हो जाएगा। इसको हम मॉडरेट क्वेश्चन कहेंगे। मॉडरेट इसलिए क्योंकि बहुत लोग ये टॉपिक पढ़ते नहीं है तो इजी क्वेश्चन, लेकिन हम देखे हैं बहुत बच्चे एंड्रयूज आइसोथर्म टॉपिक को नेग्लेक्ट कर देते हैं, इसलिए हम मॉडरेट क्वेश्चन कहेंगे। वैसे क्वेश्चन अगर पढ़े होते, अगर आप एनसीईआरटी का रीडिंग लगाए होते तो आपको बहुत इजी क्वेश्चन लगा होता, लेकिन फिर भी ये मॉडरेट क्वेश्चन है क्योंकि इस टॉपिक से क्वेश्चन बहुत कम पूछता है जेईई में। जनरली स्टेट्स ऑफ मैटर से आइडियल कैसे ही पूछ देता है, पीवी इक्वल टू एनआरटी या ग्राहम्स लॉ या डाल्टन्स लॉ। इस टॉपिक को जनरली टच नहीं करता। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? अच्छा, ब्लैक बॉडी रेडिएशन, स्ट्रक्चर ऑफ एटम, यानी कि ये अच्छा क्वेश्चन है। ब्लैक बॉडी रेडिएशन भी एक ऐसा टॉपिक है जिसको बच्चे इग्नोर करते हैं, जिसको हम डिफिकल्ट क्वेश्चन में देंगे। वैसे तो फिजिक्स में ही पढ़ना है, लेकिन ये डिफिकल्ट हम देंगे क्योंकि बच्चे इग्नोर करते हैं इस टॉपिक को, और थोड़ा ये डिफिकल्ट टॉपिक है भी क्योंकि 11th के स्टार्टिंग में पढ़ना होता है, तो बच्चों का उस समय तक उतना कॉन्सेप्ट स्ट्रांग होता नहीं है, जस्ट स्टार्टिंग में। तो ये डिफिकल्ट क्वेश्चन हम मानेंगे इसको। चलिए देखते हैं। T4 ग्रेटर देन, गलत है भाई। जैसे जैसे इंटेंसिटी बढ़ता है टेम्परेचर भी बढ़ता है, तो ये हो जाएगा ऑर्डर। T1 ग्रेटर देन T2 ग्रेटर देन T3 ग्रेटर देन T4। गलत। बी, द ब्लैक बॉडी कंसिस्ट ऑफ पार्टिकल्स पर, नहीं भाई गलत है, एसएचएम नहीं होता, गलत है। सी, द पीक ऑफ द स्पेक्ट्रम शिफ्ट्स टू शॉर्टर वेवलेंथ एज टेम्परेचर, हाँ बिल्कुल सही है, ये सही है, ठीक है। द पीक ऑफ द स्पेक्ट्रम, लैम्डा इंटू टी कॉन्स्टेंट होता है, उसी से सोच सकते हो, लैम्डा इंटू टी कॉन्स्टेंट होता है ना। टेम्परेचर बढ़ाओगे तो वेवलेंथ घटेगा। डी, देखो आप पढ़े थे C इक्वल टू होता है न्यू लैम्डा, पढ़े हो, C इक्वल टू होता है न्यू लैम्डा, तो लैम्डा को C बाई न्यू से रिप्लेस कर सकते हो। C तो T बाई न्यू कांस्टेंट आएगा, C तो खुद कांस्टेंट है तो T बाई न्यू कांस्टेंट आएगा। तो गलत है ये, नॉट इक्वल टू कांस्टेंट नहीं है, कांस्टेंट होना चाहिए, तो ये गलत है। ये वीन्स डिस्प्लेसमेंट लॉ से है। वैसे ध्यान रखिएगा ये फिजिक्स में है, केमिस्ट्री में नहीं है आपको T बाई न्यू वाला, देखते हैं, इसीलिए हम डिफिकल्ट भी बोल रहे हैं इसको, क्योंकि ब्लैक बॉडी रेडिएशन केमिस्ट्री बहुत हल्का सा पढ़ना है, फिजिक्स में थोड़ा डिटेल में पढ़ना है। तो जब क्वेश्चन दे दिया है तो सॉल्व करेंगे ही, लेकिन जो ध्यान रखना है इस चीज को कि टेम्परेचर अपॉन फ्रीक्वेंसी ब्लैक बॉडी रेडिएशन में कांस्टेंट होता है। तो अभी तक कितना सही है? सी सही है। फिर क्या है? गिवन स्पेक्ट्रम कुड बी, हाँ बिल्कुल, क्वांटाइजेशन ऑफ एनर्जी, यही तो प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी आया है, यहीं से प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी आया है। पढ़े भी होंगे प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी से पहले, एनसीईआरटी में ब्लैक बॉडी रेडिएशन के बारे में एक्सप्लेन किया है। इसमें 2 स्टेटमेंट सही है। कौन कौन सा स्टेटमेंट? स्टेटमेंट सी और ई, है ना। वीन्स डिस्प्लेसमेंट लॉ फिजिक्स में पढ़े होंगे, तो उससे क्वेश्चन का सॉल्यूशन हो गया, और ई तो प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी से हो गया। इसका 2 स्टेटमेंट सही है। डिफिकल्ट क्वेश्चन है थोड़ा, क्योंकि टॉपिक भी डिफिकल्ट है और थोड़ा फिजिक्स का कॉन्सेप्ट भी यूज कर दिया केमिस्ट्री में। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है?
सम ऑफ पाई बॉन्ड्स प्रेजेंट इन पेरोक्सी डाइसल्फ्यूरिक एसिड एंड पायरो, ये पी ब्लॉक का क्वेश्चन है। पी ब्लॉक में अब सल्फर के ऑक्सो एसिड में देखना, उसमें सबका स्ट्रक्चर दिया है। तो देखो पेरोक्सी डाइसल्फ्यूरिक एसिड का ये स्ट्रक्चर होता है, फॉर्मूला होता है H2H2O8, H2H2O8। अब चेक करो, 3 2 5 3 8, H2H2O8। अब पायरोसल्फ्यूरिक एसिड हम ओलियम को कहते हैं, याद रखना, H2H2O7। पायरोसल्फ्यूरिक एसिड हम ओलियम को कहते हैं, फ्यूमिंग H2SO4। देखो क्या हो जाएगा, स्ट्रक्चर दोनों को बता दिए। सम ऑफ पाई बॉन्ड्स, तो कितना पाई बॉन्ड है, 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 पाई बॉन्ड है टोटल। मतलब इसको हम मॉडरेट क्वेश्चन कहेंगे। मॉडरेट इसलिए क्योंकि जनरली बच्चे पी ब्लॉक इग्नोर करते हैं, है ना। तो जो पी ब्लॉक के सब इग्नोर करेंगे उनके लिए क्वेश्चन डिफिकल्ट है। वैसे जो बच्चा एनसीईआरटी अच्छे से पढ़ा है पी ब्लॉक का, उसके लिए बहुत डिफिकल्ट क्वेश्चन नहीं है। ठीक है, मॉडरेट क्वेश्चन है ये। तो याद रखना एनसीईआरटी में पी ब्लॉक में जो ऑक्सो एसिड्स ऑफ फास्फोरस, ऑक्सो एसिड्स ऑफ सल्फर, हेलोजेनन ग्रुप 18 के जो कंपाउंड्स है उनका स्ट्रक्चर जरूर देखिएगा, उससे बॉन्डिंग से भी क्वेश्चन आते हैं और स्ट्रक्चर से भी क्वेश्चन आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है मैक्सिमम नंबर ऑफ आइसोमेरिक मोनोक्लोराइड डेरिवेटिव्स। ये हाइड्रोकार्बन का क्वेश्चन हो गया। 2255 टेट्रामिथाइल हेक्सेन। तो चलो कितना हो गया, 1 2 3 4 5 6, 2255। तो मिथाइल 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 ये हो गया। और इसका क्या कर रहे हैं, मोनोक्लोरिनेशन, मतलब एक हाइड्रोजन क्लोरीन से रिप्लेस हो जाएगा। तो देखो करते हैं हम, Cl2H देखो ये स्ट्रक्चर सिमेट्रिकल है, तो देख सकते हो स्ट्रक्चर सिमेट्रिकल, चाहे लेफ्ट से हटाओ चाहे राइट से हटाओ बात सेम होगा। तो एक बार इसका हम हाइड्रोजन हटा देते हैं, तो चाहे इधर से हटाओ, यहां से हटाओ, यहां से हटाओ, चाहे यहां से हटाओ, यहां से हटाओ, यहां से हटाओ, बात सेम है। तो हटा देते हैं, देखिए CH2Cl, ये पहला हो गया। दूसरा एक यहां से हटा देते, चाहे यहां से हटाइए चाहे यहां से हटाइए, बात सेम है, हटा देते हैं। एक Cl से रिप्लेस कर दिए। तो ये तो एक हो गया। और इसमें ये देखो ये कायरल कार्बन है, आप देख सकते हो ये कायरल कार्बन है क्योंकि एक हाइड्रोजन लगा है, एक Cl है, इधर CH2 है, इधर टर्ट ब्यूटाइल ग्रुप है, तो ये कायरल कार्बन है। तो कायरल कार्बन है तो डेक्स्ट्रोलीवो दोनों देखना होगा। उधर यहां कायरल कार्बन नहीं है, इधर कायरल कार्बन है, तो 1 और 2 3 होगा। थोड़ा सा मेंशन करना चाहिए था कि इंक्लूड स्टीरियो आइसोमर्स, है ना, थोड़ा सा मेंशन करते ज्यादा अच्छा था। वही कई बार बच्चे जल्दबाजी में ऑप्टिकल आइसोमर्स इंक्लूड नहीं करते हैं। तो ध्यान रखिएगा 1 और 2 3 होगा क्योंकि सेकेंड प्रोडक्ट ऑप्टिकली एक्टिव था ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ कायरल कार्बन। क्वेश्चन इजी था, लेकिन वही है कि थोड़ा मेंशन करना चाहिए था इसमें कि इंक्लूड स्टीरियो आइसोमर्स। नेक्स्ट क्या है, द टोटल नंबर ऑफ ट्राइपेप्टाइड्स पॉसिबल बाय मिक्सिंग ऑफ वैलिन एंड प्रोलिन। बहुत इजी क्वेश्चन है, परमुटेशन कॉम्बिनेशन का हो गया। तो क्या है ट्राइपेप्टाइड, तो ट्राइपेप्टाइड है तो मान लेते हैं 3 अमीनो है ना, तीनों है ना, 3 अमीनो एसिड है आपस में जुड़ गए, ट्राइपेप्टाइड मिल गया। तो ए में क्या पॉसिबिलिटी है, 2, कोई भी एक ले सकते हो, बी में भी कोई भी एक ले सकते हो, सी में भी कोई भी एक ले सकते हो। तो परमुटेशन कॉम्बिनेशन से 2 का पावर 3 8 हो जाएगा आंसर, है ना, कोई भी एक ले सकते हो। तो रिपीटेशन अलाउड है, तो यहां भी वैलिन प्रोलिन, यहां भी वैलिन प्रोलिन, यहां भी वैलिन प्रोलिन, 2 × 2 × 2 8 हो जाएगा। अच्छा मैनुअली भी काउंट कर सकते हो, तो कैसे होगा बता, हिंट देते हैं, वैल वैल वैल, प्रो प्रो प्रो, वैल प्रो प्रो, वैल प्रो वैल, मतलब आप सारे कॉम्बिनेशन बना दोगे 8 ही बनेगा। मतलब ये मैथमेटिक्स क्वेश्चन था, केमिस्ट्री कम मैथमेटिक्स का ज्यादा क्वेश्चन था। जिनका पीएनसी टॉपिक स्ट्रांग है वो तुरंत कर दिए होंगे लॉजिकली सोच के कि 2 का पावर 3 आंसर 8 होगा। इजी क्वेश्चन हम देंगे, है ना, बायोमोलिक्यूल्स का इजी क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है,
द नंबर ऑफ यूनिट्स विच आर यूज्ड टू एक्सप्रेस कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन। ये चैप्टर 1 का क्वेश्चन हो गया क्लास 11 का, सम बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री, उसमें कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन है। देखते हैं क्या क्या है। मास परसेंट, हाँ बिल्कुल सही है, कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन। मोल नहीं, मोल नहीं, मोल मेजरिंग यूनिट है, ये कंसंट्रेशन नहीं मेजर करता है, तो अमाउंट ऑफ सब्सटेंस मेजर करता है। मोल फ्रैक्शन सही है, मोलैरिटी भी सही है, पीपीएम भी सही है, मोलैरिटी भी सही है। तो कितने हो गए? 1 2 3 4 5, 5 सही हो गया। ये इजी क्वेश्चन था, इसको हम इजी क्वेश्चन बोलेंगे, समझ गए। एक्सेप्ट मोल्स सारे मेजरिंग यूनिट है, सारे कंसंट्रेशन के यूनिट्स है, एनसीईआरटी में साफ साफ दिया है। इजी क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है। द टोटल प्रेशर ऑब्जर्व्ड बाय मिक्सिंग टू लिक्विड्स ए एंड बी इज 350 मिलीमीटर ऑफ Hg। ये सॉल्यूशन का क्वेश्चन लगता है, राउल्ट्स लॉ पे। देखते हैं व्हेन देयर मोल फ्रैक्शन आर 0.7 एंड 0.3। तो चलो पहला इक्वेशन बना दो। 350 इक्वल टू पी नॉट ए इंटू 0.7 प्लस पी नॉट बी इंटू 0.3, ये पहला हो गया। दूसरा, द टोटल प्रेशर बिकम्स 410 जब मोल फ्रैक्शन क्या चेंज हो गया? 0.2 एंड 0.8। क्या पूछ रहा है? द वेपर प्रेशर ऑफ प्योर एयर। आपको सॉल्व करना पड़ेगा इसको। 0.2 है ना, अब क्या कीजिए, वो तो सॉल्व तो कर ही सकते हो, तो ऑब्वियस है। दो इक्वेशन है, दो अननोन है ना, इसको आप सॉल्व, ये रेशियो इंटीजर में बोल रहा है, तो आप ऐसा कर सकते हो। 0.7 आपको क्या करोगे कि पी नॉट ए पूछ रहा है, तो पी नॉट बी को एलिमिनेट कर दो। तो एलिमिनेट कैसे करोगे? ऊपर वाले को पूरे को 8 से मल्टीप्लाई कर दो और नीचे वाले को 3 से मल्टीप्लाई कर दो और घटा दो, ठीक है। ऊपर वाले को 8 से मल्टीप्लाई कर दो तो मान लेते हैं है 2800 इक्वल टू 5.6 पी नॉट ए प्लस 2.4 पी नॉट बी। नीचे को 3 से कर दो, 1230.6 पी नॉट ए प्लस कर दो 2.4 पी नॉट बी। घटा दो, अब 2800 में से 1230 घटाओगे कितना आएगा? 0 7 15 1570 घटा दो 5 पी नॉट ए, तो पी नॉट ए हो जाएगा 314 मिलीमीटर ऑफ Hg। आंसर है 314 मिलीमीटर ऑफ Hg। सिंपल क्वेश्चन था, हम इसको इजी कहेंगे। बस यही चेक करता था कि आपको राउल्ट्स लॉ पता है कि नहीं, बाकी तो दो वेरिएबल में इक्वेशन तो क्लास 8-9 में मैथ्स में पढ़ते आ रहे हो। इजी क्वेश्चन था ये सॉल्यूशन का, कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज का, इसको अटेम्प्ट करना चाहिए था इंटीजर टाइप में, ठीक है। आंसर 314 है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? 1 मोल ऑफ अ मोनो एटॉमिक गैस इज सब्जेक्टेड। अच्छा, प्रेशर वॉल्यूम ग्राफ दिया है, क्या पूछ रहा है? मैग्नीट्यूड ऑफ वर्क डन, थर्मोडायनेमिक्स के फर्स्ट लॉ से क्वेश्चन हो गया। कैसे जा रहा है? 1 2 3। याद रखिएगा ये क्लॉकवाइज वर्क डन है और क्लॉकवाइज वर्क डन नेगेटिव है, इसको ध्यान रखिएगा, ये इंपॉर्टेंट है। प्रेशर वॉल्यूम ग्राफ में अगर थर्मोडायनेमिक्स का क्वेश्चन है और प्रेशर वॉल्यूम का ग्राफ दिया है, प्रोसेस क्लॉकवाइज है जैसे कि इसमें देख सकते हो, तो ओवरऑल वर्क डन नेगेटिव आएगा। तो यहाँ क्या पूछा? मैग्नीट्यूड, इसलिए मैग्नीट्यूड पूछा है क्योंकि ओवरऑल वर्क डन नेगेटिव आएगा। तो देखो इंडिविजुअली देखते हैं। W 1 से 2 हो जाएगा, है ना। 1 से 2 क्या है? आइसोबेरिक प्रोसेस है, तो -1 माइनस पी डेल्टा वी होता है। 2 - 1 बार लीटर में, बार और लीटर प्रेशर है बार में है, वॉल्यूम है लीटर में, बार लीटर में करेंगे। W2 से 3 0 हो जाएगा, W2 से 3 0 हो जाएगा क्योंकि आइसोकोरिक प्रोसेस है, वॉल्यूम कांस्टेंट है, 0 हो जाएगा। W3 से 1 आइसोथर्मल प्रोसेस है, W3 से 1 आइसोथर्मल प्रोसेस है, तो हम यूज करेंगे -2.303 PV। एनआरटी की जगह PV यूज कर दीजिए, प्रेशर वॉल्यूम दिया है, PV क्या हो जाएगा इसमें देख लो, P × V 20
यहाँ प्रेशर है हाँ 20 हो जाएगा। आप देख सकते हो 1 इंटू चाहे 0.5 इंटू 40 करो 1 इंटू 20 करो, सही है। 20 लॉग ऑफ फाइनल वॉल्यूम कितना है, फाइनल वॉल्यूम है इसमें 20 और ये इनिशियल कितना था 40। अच्छा ध्यान रखना तीनों बार लीटर में है, ऑब्वियस 3 क्या 2 ही कहो, सेकंड वाला तो 0 ही है, ये भी 12 लीटर में है, ये भी 12 लीटर में है। तो 12 लीटर को जूल में कन्वर्ट करने के लिए 101 से 1 बार लीटर इक्वल टू 100 जूल होता है, 101.3 थोड़ा देख लेना कैलकुलेशन में, है ना। इसको 12 लीटर में कन्वर्ट कर देना। 1 एटमॉस्फेयर लीटर होता है 101.3 जूल, ये ध्यान रखना। 1 एटमॉस्फेयर लीटर होता है 101.3 जूल और 1 एटमॉस्फेयर होता है 1.013 बार, उसे कन्वर्सन कर लेना। अब तीनों को ऐड कर दोगे तो ओवरऑल वर्क डन हो जाएगा सॉल्व करने पे -620 जूल। याद रखना 12 लीटर में दोनों उससे मल्टीप्लाई करना होगा, 101 से या 100 से देख लेना आप कन्वर्ट करके। तो W होगा -620 जूल। पूछ रहा है मैग्नीट्यूड, तो आंसर हो जाएगा 620। नियरेस्ट इंटीजर है, थोड़ा सा पॉइंट डेसिमल में रहेगा, उसको राउंड ऑफ कर देना, ठीक है। मेरे अनुसार ये क्वेश्चन अटेम्प्ट नहीं करना चाहिए था, क्योंकि इंटीजर टाइप आपके पास ऑप्शन था ना 10 में से 5 क्वेश्चन, तो ये अटेम्प्ट नहीं करना चाहिए था, क्योंकि इसमें कैलकुलेशन में गलती होने का चांस है ना। आप कैलकुलेशन कर लोगे 619 पॉइंट समथिंग या 620 पॉइंट समथिंग होगा माइनस में, तो 620 हो जाएगा। और थोड़ा सा देख लेना 1 एटमॉस्फेयर लीटर होता है 101.3 जूल और 1 एटमॉस्फेयर होता है 1.013 बार, तो उससे कन्वर्ट कर लोगे तो एग्जैक्ट रिलेशन मिल जाएगा। थोड़ा कैलकुलेटिव क्वेश्चन था, तो मेरे अनुसार ये क्वेश्चन तो आप इंडिया टाइप में अवॉइड कर सकते थे, क्योंकि आपके पास ऑप्शन था, ठीक है। तो इसको हम कहेंगे मॉडरेट क्वेश्चन। मॉडरेट इसलिए कैलकुलेशन थोड़ा ज्यादा था, क्वेश्चन ईजी है, सिंपल है, 3 स्टेप का प्रोसेस है, वर्क डन आप ऐड कर दो, क्वेश्चन ईजी है, कैलकुलेशन थोड़ा डिफिकल्ट है इसलिए हम मॉडरेट क्वेश्चन बोलेंगे। थर्मोडायनेमिक्स के फर्स्ट लॉ से है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, पीके ऑफ लैक्टिक एसिड, वहां लैक्टिक एसिड का स्ट्रक्चर भी दिया है। द पीएच ऑफ 0.00 मोलर कैल्शियम लैक्टेट, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, इसको हम डिफिकल्ट बोलेंगे। डिफिकल्ट बताते हैं क्यों बोलेंगे। कैल्शियम लैक्टेट है मतलब सॉल्ट है, तो सॉल्ट का पीएच पूछ रहा है, तो कैल्शियम लैक्टेट को पहले ब्रेक कर दो। कैल्शियम लैक्टेट को ब्रेक कर दोगे तो मिल जाएगा कैल्शियम आयन और 2 मोल लैक्टेट आयन। कंसंट्रेशन क्या है 0.05, इनिशियली 0 कंप्लीट ब्रेक हो जाएगा 0.005, 2 से मल्टीप्लाई कर दो 0.01। खास बात यही है कि जनरली जो हम लोग फॉर्मूला पढ़ते हैं, देखो सॉल्ट किसका है, वीक एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस का, तो पीएच का फॉर्मूला पढ़े होगे होता है 7 + ½ इंटू pKa + log C। तो हम लोग जनरली जो बुक्स में लेता है ना उसमें लिखता है सी है कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्ट। ये पॉइंट आप ध्यान रखना, अगर आप नोट्स में नहीं लिखो तो अभी नोट करना, चाहे बफर हो, बफर सॉल्यूशन क्वेश्चन हो, चाहे सॉल्ट सॉल्यूशन क्वेश्चन हो, जो सी है ना कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्ट की जगह आप लिख सकते हो कंसंट्रेशन ऑफ कॉन्जुगेट बेस या कॉन्जुगेट एसिड। इसको आप करेक्ट कर लो फॉर्मूला, है ना। सॉल्ट भी सही है, सॉल्ट तब सही है जब 1 मोल सॉल्ट 1 मोल कॉन्जुगेट बेस या कॉन्जुगेट एसिड दे, यहां 2 मोल दे रहा है, तो सी में आप सॉल्ट कंसंट्रेशन नहीं लिख सकते, सी में लिखोगे 0.01। तो इसको आप नोट्स अपने करेक्शन कर लो। जो बफर का सॉल्यूशन का फॉर्मूला है या सॉल्ट हाइड्रोलिसिस में पीएच निकालने का फॉर्मूला है, उसमें जो लॉग लिखते हो ना सॉल्ट का कंसंट्रेशन, सॉल्ट की जगह आप उसको लिख दो कॉन्जुगेट बेस या कॉन्जुगेट एसिड, है ना। अगर बेसिक रहता तो कॉन्जुगेट एसिड, एसिड रहता तो कॉन्जुगेट बेस, है ना। इसको ध्यान रखना, इसलिए डिफिकल्ट क्वेश्चन है, बहुत लोगों को कॉन्सेप्ट पता नहीं होता। लोग C = कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्ट लेके करेंगे 0.005 कर देंगे, सॉल्यूशन गलत आ जाएगा। फिर से अगर आप C = 0.005 करोगे आंसर गलत आएगा, C में पुट करना है 0.01। यही कॉन्सेप्ट है कि फिर से बफर सॉल्यूशन में हो चाहे सॉल्ट हाइड्रोलिसिस में हो, जो C है वो कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्ट नहीं है, C है कंसंट्रेशन ऑफ कॉन्जुगेट बेस या कॉन्जुगेट एसिड। अब पुट कर देते हैं वैल्यू, 7 + ½ pK दिया है, pK 5 दिया है, log C log 0.01, log 0.01 क्या हो जाएगा -2, log 10 का पावर -2 कर देते हैं,
सॉल्व कर लो, 7 प्लस हाफ log 10 का बड़ा -2 हो जाएगा, -2 5 -3 3 5 -2 3 हो जाएगा, हाफ इंटू 3 8.5। पीएच क्या आया 8.5, पूछ क्या रहा है इंटू 10 का -1, तो ये 85 हो जाएगा, ये हो जाएगा 85। तो ये भी कॉन्सेप्ट आपके एनसीईआरटी में मेंशन नहीं है, इसलिए ये भी डिफिकल्ट क्वेश्चन है। तो आप देख सकते हो कि इस पेपर पे थोड़ा डिफिकल्ट क्वेश्चन का परसेंटेज थोड़ा ज्यादा है, थोड़ा एनसीईआरटी के बाहर क्वेश्चन का 5-6 क्वेश्चन पूछ दिया है। चल देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अच्छा, एंड हो गया, ठीक है। तो आप देख सकते हो कि ये पेपर थोड़ा डिफिकल्ट था। डिफिकल्ट इसलिए था क्योंकि इसमें क्वेश्चन थोड़े एनसीईआरटी के बाहर ज्यादा पूछे थे, और इसलिए भी था क्योंकि स्टार्टिंग डे का पेपर था। मेरे अनुसार अगर ये पेपर 1 जनवरी को आता तो 99 परसेंटाइल 46 की जगह 56 होता, क्योंकि तब तक बच्चों को आइडिया लग गया होता कि किस चैप्टर से ज्यादा क्वेश्चन आते हैं। चलिए कोई नहीं, नेक्स्ट वीडियो में हम 25 जनवरी के पेपर के साथ आएंगे। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।